Hello everyone, welcome to part 12 of the lecture series of daily 10 questions. Hope you all are fine and safe. Let's begin. Question number 1 क्या कहता है? Capital to risk weighted asset ratio of all the scheduled commercial banks in India under the Basel I framework is stipulated at the minimum of. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है जो कमर्शियल बैंक का है वो कितना है इंडिया में। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का पूछा है हमसे, प्लस हमसे पब्लिक बैंक का भी पूछ सकते हैं कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के अलावा पब्लिक बैंक का कितना रखा है। तो कमर्शियल बैंक का उन्होंने रखा है 9% और जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका रखा है 12%। ओके, आरबीआई के अकॉर्डिंग 9% के साथ मैंने 12% इसलिए बताया है क्योंकि कमर्शियल बैंक के साथ साथ कभी कभी प्राइवेट बैंक्स का भी पूछ सकते हैं, मींस पब्लिक बैंक्स का भी पूछ सकते हैं। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना कैपिटल है कि अगर हम रिस्क में आते हैं तो कितना रेशियो रखें हम कि हम ओवरकम कर पाए। तो क्या आंसर है इसका 9%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑपरेटिंग इन मनी मार्केट। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी मार्केट में ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन 1 हमें दे रखे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सेकंड है एक्सेप्टेंस हाउसेस, ऑप्शन थर्ड है सेंट्रल बैंक एंड ऑप्शन फोर्थ है स्टॉक एक्सचेंज। तो क्लियरली अगर आप एक क्वेश्चन से देखें तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो मनी मार्केट में इन्वॉल्व है। सबसे पहला है हमारा सेंट्रल बैंक कंट्री, ठीक है, आरबीआई जो है हमारा। सेकंड है हमारा कमर्शियल बैंक। थर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, डिस्काउंट हाउसेज या बिल ब्रोकर्स भी इसमें इंक्लूड हैं। एक्सेप्टेंस हाउसेज विच एक्सेप्ट्स आवर डिपॉजिट, ये भी इंक्लूड है। प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल या ट्रेजरी बिल, ये सारे ही मनी मार्केट में इंक्लूड हैं। सो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड इन मनी मार्केट, acceptance houses and central bank. So option first, second and third are included in money market. Now go with next question. Next question क्या कहता है हमारा, next question हमें बोलता है assertion और reason पे based है, the capital base of regional rural banks is found to be weak. जो RRBs हैं उनका capital base weak क्यों है, और इसका हमें रीजन क्या दिया है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफ आरआरबी हैज बीन इनएडिक्वेट, इम्प्रॉपर है। क्या, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मींस विच इजिली मूव, जो मूव कर सकते हैं इजिली। सो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि काफी मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो आरबीआई फेस करता है, जिसमें से कुछ हैं आपके सामने। हेस्ट एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ब्रांच एक्सपेंशन, अगर आरआरबी अपनी ब्रांच को एक्सपेंड करता है तो कोऑर्डिनेशन में काफी प्रॉब्लम होती है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्लस कंस्ट्रेंट इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कंस्ट्रेंट है, कंट्रोल्ड है, ओवर कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट इज द बेसिक प्रॉब्लम बिहाइंड, बट हमें यहाँ पे रीजन में क्या दे रखा है कि इनएडुकेट है। इनएडुकेट जैसा कोई रीजन नहीं है, इम्प्रॉपर जैसा कोई रीजन नहीं है, तो बात तो सही है बट इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि आरआरबी क्या है, वीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने कैपिटल बेस इसका वीक माना है, इसके पीछे ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका आरआरबीज में काफी सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो चलती ही रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड मनी M3 इन इंडिया। अगर हम M3 की बात करें तो M3 क्या है, हमारे पास M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, तो हम सारे एक एक करके जान लेते हैं। M1 क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में चाहे करंट अकाउंट है चाहे सेविंग अकाउंट है, प्लस आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है, ये होता है M1। M2 क्या होता है हमारा, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग, M1 तो इंक्लूड होगा ही M2 में, प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी इंक्लूड होगी। और अब हम बात करें M3 की, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, M3 में M1 भी इंक्लूड होगा और टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट भी इंक्लूड होगा। और M4 की बात करें, ये भी जान लेते हैं, तो M4 में आएगा M3 प्लस ऑल द डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, M3 भी इंक्लूड होगा प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी इंक्लूड होंगी।
अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है M3 के बारे में, तो M3 से रिलेटेड क्या है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, नहीं। करेंसी डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI, तो ये तो M1 का पार्ट है। करेंसी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये भी नहीं है। करेंसी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ये है किसका? M3 का पार्ट। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा? करेक्ट। M3 में हमें दे रखा है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग did not contribute significantly to inflationary pressure in Indian economy in 2010 and 11? 2010-11 ईयर में जो इंडिया पे इन्फ्लेशन का प्रेशर आया था, इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइसेस, तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने अपना कंट्रीब्यूट नहीं दिया? फूड प्राइसेस मेन रीज़न हो सकता है इन्फ्लेशन का, प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्यूल प्राइसेस के भी प्राइसेस ज़्यादातर बढ़ते हैं, मेटल या मिनरल प्राइसेस के भी। बट 2011 में 10-11 में मैन्युफैक्चर्ड प्राइसेस का कोई रोल, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इंडिया के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर डालने में। सो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगर हम इन जॉन रॉबिन्स ग्रोथ मॉडल की बात करें तो जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑप्शन ए है हमारे पास सेविंग इनकम रेशो, ऑप्शन बी है हमारे पास प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है हमारा प्रॉफिट इनकम रेशो एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी, और ऑप्शन डी है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने काफी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन दिया है ग्रोथ प्रोसेस पे, कि उन्होंने हैरोल्ड डॉमर में क्या बोला? कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो डिपेंड करता है सेविंग रेशो प्लस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी पे। प्लस अगर रॉबिन्सन की बात करें तो रॉबिन्सन ने ये बोला कि प्रॉफिट वेज रिलेशन और लेबर प्रोडक्टिविटी मेन रोल है रियल मार्केट इकोनॉमी में। मैंने हैरोल्ड का इसलिए बताया है साथ में क्योंकि इसका भी पूछ सकते हैं। अगर हैरोल्ड का पूछेंगे तो किसके ऊपर डिपेंड है? सेविंग रेशो और कैपिटल प्रोडक्टिविटी पे। अगर रॉबिन्सन का पूछ रहे हैं हमसे, जॉन रॉबिन्सन का पूछ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है अपॉन प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी से। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? इन हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, हिग्स का जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है? कैपिटल ऑगमेंटिंग है, लेबर ऑगमेंटिंग है, या फिर कैपिटल और लेबर दोनों है, या फिर चेंज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे डिपेंड है? सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हिग्स व्यूज ऑन न्यूट्रलिटी, हिग्स के जो व्यूज हैं वो क्या कहते हैं कि हिग्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रलिटी क्या है? एन इन्वेंशन विच रेजेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन सेम प्रोपोर्शन। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें, मींस एडिशनल प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो लेबर और कैपिटल की क्या होनी चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। Thus, a technical change is neutral. Technical change कब neutral हो सकता है? If the ratio of marginal productivity to that of labor remains unchanged at a constant capital labor ratio. हमारा टेक्निकल चेंज, अगर टेक्निकली कोई चेंज आता है वो न्यूट्रल कब रह सकता है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ लेबर अनचेंज रहे, जब हमारा कैपिटल और लेबर का रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि ये कम डिपेंड है बोथ लेबर और कैपिटल ऑगमेंटिंग पे। क्या? हमारा हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर ड्यूअल गैप मॉडल की सिचुएशन है तो गैप कैसे फिल हो सकता है? ऑप्शन ए है हमारे पास रेजिंग द लेवल ऑफ सेविंग, ऑप्शन बी है हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑप्शन सी है हमारे पास स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ, और ऑप्शन डी है हमारे पास फॉरेन एड, मींस फॉरेन की हेल्प। तो मैं दोनों ही इकोनॉमी में बताती हूँ कि कैसे है, डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। तो टू गैप मॉडल जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए फेस करता है इन विच दे हैव टू फिल। डेवलपिंग इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, गैप आता है, तो कुछ लोग हैं वो आर्ग्यू करते हैं द डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर एड, मींस हेल्प फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज।
कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प लेनी चाहिए किससे, डेवलप्ड कंट्रीज से। और काफी लोग हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं दैट दीज कंट्री नीड टू ट्रेड इन ऑर्डर टू गेन ट्रेड सरप्लस विच कुड देन बी यूज्ड टू फिल द गैप। और बाकी लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इन कंट्रीज को क्या करना चाहिए, अपना ट्रेड सरप्लस बढ़ाना चाहिए। मींस वहां ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करो और एक्सपोर्ट कम करो। अगर इंपोर्ट करेंगे तो वहां से पैसा आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, सामान वहां से ला रहे हैं, तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना। और अगर हम अपना सामान वहां भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पैसा मिलेगा। तो उन्होंने, कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हमें ट्रेड सरप्लस को बढ़ाना चाहिए ताकि ये गैप फिल हो जाए। बट कई आर्ग्यू ये करते हैं कि हमें डेवलप्ड कंट्री से क्या लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन सही है, 4 और 8। मैंने दो लोगों के ही पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं कि दो अलग अलग लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट किसने दिया है, ये मैचअप में भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है जे.आर. हिक्स, ऑप्शन बी दे रखा है केनेथ एरो, ऑप्शन सी है हमारे पास जॉन रॉबिन्सन और ऑप्शन डी है निकोलस कैल्डोर। तो आंसर हमारा सही है केनेथ एरो। और वो कैसे है कि कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग हैज बीन यूज्ड बाय केनेथ एरो इन हिज डिजाइन ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। हम ऑलरेडी एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस के बारे में बात कर चुके हैं और केनेथ एरो ने ये कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग का एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि इनोवेशंस का और टेक्निक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्शन पे। तो लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बोला है केनेथ एरो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का कौन सा कंसेप्ट शो करता है। अगर हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं तो हम किसको कह सकते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। ए है हमारे पास टोटल ह्यूमन रिसोर्स, बी है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन, सी है हमारा ह्यूमन रिसोर्स गेनफुली एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और डी है ऑल ऑफ द अबव। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है। हम क्या देख सकते हैं, अपनी स्किल्स को हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या हमारी क्वालिटी शो होती है, नहीं होती कि हम कितने एजुकेटेड हैं, कितने ट्रेंड हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितने स्किलफुल, कितने हेल्दी हैं, कितने लॉयल हैं, कितने पंक्चुअल हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो ह्यूमन कैपिटल recognize that all labor is that human capital recognize that not all labor is equal। हर कोई इक्वल नहीं है ना, ऐसा नहीं है सबके पास सेम स्किल्स हैं, सबकी एजुकेशन, सबकी ट्रेनिंग, सबकी हेल्थ सेम है, नहीं है। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो कौन सा कंसेप्ट शो करता है, टोटल पॉपुलेशन सेम नहीं हो सकती ह्यूमन कैपिटल में। तो हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में जब पता चलता है कि जब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में गेनफुली एम्प्लॉयड है, मीन्स वो काम कर रही है और कुछ ना कुछ अर्निंग, कुछ ना कुछ ग्रोथ दे रही है अपनी कंट्री को या उस ऑर्गेनाइजेशन को। सो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस टू डेवलपिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो अगर एक कंट्री डेवलपिंग है, मीन्स वो डेवलप्ड तो नहीं हुई ना, अभी भी वो डेवलप कर रही है, वो ही डेवलपिंग कहलाती है। तो उसके लिए क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फायदा नहीं करेगा। ए ऑप्शन है प्रोटेक्शन, बी है फ्री ट्रेड और सी है एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं है, हमें बाहर की कंपनीज से अपनी कंट्री को, अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना होगा। फ्री ट्रेड भी हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, बट हमारे लिए प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करना और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंपोर्ट करना डिसएडवांटेजियस हो सकता है। जैसा अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था ना, और उन्होंने हमारी कंट्री को क्या बना दिया था, हमारी कंट्री से प्राइमरी प्रोडक्ट ले जाके, रॉ मटेरियल ले जाके, जो कि इंडिया के पास इतना अच्छा था, फाइन क्वालिटी में था, वो वहां ले जाके और हमें क्या कर रहे थे, सिर्फ फाइनल गुड्स सेल कर रहे थे, दे रहे थे। तो वो हमारी कंट्री के लिए एडवांटेजियस
नहीं है, डिसएडवांटेजियस है। अगर हम अपनी कंट्री के रॉ मटेरियल वगैरह उन्हें प्रोवाइड करेंगे और वो हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देंगे तो हमारे लिए क्या फ़ायदा उस चीज़ का, नहीं है। सो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट कि ये हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेजियस है। अगर आपको लगता है मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है देन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको पीडीएफ चाहिए इन एक्सप्लेनेशंस की, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी हेल्पफुल।